दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 26 जनवरी नहीं है, आज 6 फरवरी का दिन है और 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे समूचे देश ने देखा, समूची दुनिया ने देखा। और 6 फरवरी आज के दिन जो समूचे देश ने हुआ उसे शायद दिल्ली ने भी महसूस किया और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भी देखा कि दरअसल आंदोलन के तौर तरीके किस तरीके से धीरे धीरे भारत में विस्तार पा रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी से 6 फरवरी तक के सफर को अगर समझना शुरू कीजिएगा तो आज बेहद गंभीर सवाल हम आपके साथ रखना चाहते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके भीतर इस देश के कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर जो 2-3 सवाल उठाए उसका भी जवाब जरूर मिलेगा। इस देश के भीतर में जो दिल्ली की सीमा पर कीलें उगा दी गई और उसके ठीक समानांतर मिट्टी डालकर किसानों ने फूल उगाने की सोच को पैदा किया, हमें लगता है आज उसका विश्लेषण भी करने की जरूरत है। और समूचे देश में 3 घंटे के चक्का जाम के बाद किसान अपने अपने घर लौट गए। जो आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलन स्थल पर लौट गए। सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दिल्ली को किसी ने छुआ तक नहीं। यह संकेत आज इस बात की दिशा में ले जाते हैं कि क्या वाकई लंबे वक्त तक सरकार अपने अहंकार के साथ या अपने बनाए कानूनों को अहंकार के लपेटकर इस देश को परोसने की दिशा में टिकी रहेगी, या फिर इस देश में आंदोलन करता हुआ किसान अपने आंदोलन से इस सरकार को इस बात का एहसास दिला देगा कि दरअसल सरकार देश नहीं होती है, किसान देश हो सकता है, मजदूर देश हो सकता है, नागरिकों का समूह देश हो सकता है, लेकिन सत्ता और सरकार कभी भी देश नहीं होती है। और इन दोनों के बीच मोटी लकीर अगर बैरिकेड्स की कील की खींची गई तो उसके समानांतर मिट्टी डालकर फूल उगाकर इस बात का एहसास तमाम जगहों से दिया गया कि दरअसल हम तो इस जमीन से जुड़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज कई सवाल बेहद गंभीर हैं। 2-3 सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के भीतर बकायदा चर्चा में इस बात का जिक्र किया कि इस देश के भीतर में वह खून से खेती नहीं सींचते हैं, वह पानी से सींचते हैं। खून से सींचने का काम तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा इस कानून में काला कहां है यह तो बताइए हमें, हम संशोधन कर देंगे, हम हटा देंगे, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि काला क्या है। दरअसल आज इसी अक्ष में किसानों के आंदोलन के इस नए तेवर को समझने की जरूरत है कि किसान जिन बातों का भुक्तभोगी रहा हुआ है सत्ता और सरकार उसे नहीं समझ पाएंगे। भारत ही नहीं दुनिया ने जब 21वीं सदी में कदम रखा, उस 21वीं सदी के पहले 20 साल में इस देश में वाकई खून से खेती हुई है। हर घंटे ही नहीं, हर 40 मिनट में एक किसान ने खुदकुशी इसी देश में की है और यह सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी का ही आंकड़ा है। इतना ही नहीं, जब इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल इस कानून में काला कहां है, तो फिर याद कीजिए जब संविधान बन रहा था, उस संविधान की पहली ड्राफ्ट कॉपी को लेकर जब राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी ने उस संविधान को देखने पढ़ने के बाद यही कहा, इसकी आत्मा तो गरीबों के साथ जुड़नी चाहिए, इसके सरोकार तो इस देश के गरीब और बहुसंख्य तबके के साथ जुड़ने चाहिए। वह संविधान में कहीं नजर नहीं आता है। और उसी के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th चैप्टर है, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसको जोड़ा गया। और तीसरा सवाल, आज दिन भर टेलीविजन स्क्रीन पर किसान से ज्यादा पुलिस फोर्स की मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसमें लगता था कि इस देश में अब पुलिस की ही राजनीतिक सत्ता हो चली है और पुलिस की मौजूदगी आंदोलन को कुचलने को तैयार है। और शायद आंदोलन में से कोई भी तत्व अगर हिंसा करने उतरेगा तो उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जो 26 जनवरी को नहीं कर पाए। पुलिस से देश नहीं चलता है, यह सरोकार से चलता है। यह वेलफेयर स्टेट की भूमिका यूं ही देश में नहीं बनी थी। हमें लगता है कि आज जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक पन्ने को पलटने की जरूरत है। और शुरुआत तो इस बात से, क्या वाकई इस देश में जब कृषि मंत्री ने कहा हम खून से खेती नहीं करते हैं, तो उनके भीतर एक बार भी यह सवाल उठा इस देश में कितने किसान परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया,
कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी वहां पर इंश्योरेंस की रकम नहीं मिली, कभी साहूकार ने ब्याज लगा दिया और कभी स्थिति ऐसी बढ़ गई कि जो लागत लगी थी उसकी कीमत भी फसल की मिल नहीं पाई तो खुदकुशी कर ली, क्योंकि अगली फसल कैसे बोएंगे। कोई डाटा, कोई आंकड़ा सरकार के पास है? सरकार की ही फाइलों में सारे आंकड़े दर्ज हैं। इस देश के भीतर में इस बात का बार बार जिक्र होता है कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में इस देश के किसानों ने खुदकुशी की है। हम आपको टर्म बाय टर्म बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में सत्ता में आए थे, 2004 तक रहे थे। इस 6 साल के पीरियड में लगभग 1,250,000 किसानों ने खुदकुशी की थी। वाजपेयी साहब के दौर में 6 साल का दौर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 से 2020 तक 6 बरस सत्ता को जी लिया है और इस देश में किसानों की खुदकुशी के जो आंकड़े हैं वह तकरीबन 78,000 है। आप कहेंगे 1 लाख से तो कम है, यकीनन कम है, लेकिन यह सरकार के कृषि मंत्री को हंसते और ठाके लगाते हुए कम से कम पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में किसानी और किसान और खेती से जुड़े हुए लोग किस अवस्था में रहते हैं शायद उनके भीतर यह एहसास होगा ही नहीं। बीच का काल मनमोहन सिंह के 10 साल का काल, यह भी कोई किसानों के लिए अच्छा काल नहीं था। इस 10 बरस में 1,58,745 किसानों ने खुदकुशी की। एनसीआरबी का डाटा बतलाता है साल दर साल जो भी खेती से जुड़ा हुआ किसान और मजदूर है उनकी खुदकुशी। और 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया ने कदम रखा तो उस वक्त किस बात का जिक्र था, याद कीजिए। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, इस बात का 21वीं सदी में जिक्र किया गया था कि हम इस देश की इकोनॉमी में लोगों की भागीदारी को जोड़ेंगे और आधुनिकतम तकनीक के आसरे अब दुनिया एक बेहतरीन दिशा में चलती चली जाएगी। कमोवेश हर देश ने यही पाठ किया था। लेकिन 21वीं सदी का सच यह है कि भारत में 21वीं सदी के भीतर में 2,88,838 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इन 20 बरस को अगर दिन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60,300 दिन होते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा हर दिन तकरीबन 40 किसान खुदकुशी कर रहे थे। और हर दिन को जब हर घंटे में कन्वर्ट कीजिएगा तो हर दिन 1.6 यानी हर 40 मिनट में एक किसान खुदकुशी करता रहा। और कोई सरकार ने चेता नहीं, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो। इसीलिए यहां से सवाल खड़ा हो रहा है कि यह किसानों का आंदोलन, उसकी साख इस देश में इसलिए बन रही है क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस देश में जब भी सत्ता भोगी है वो किसान के साथ खड़े ही नहीं हुए हैं। और इसके ठीक समानांतर मौजूदा वक्त में किसानों के आंदोलन को लेकर इस बात का शोर है कि दिल्ली में 50,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो गई। इस बात का शोर है कि देश के अलग अलग प्रांतों में स्टेट पुलिस लग गई थी, किसी तरीके से कोई हिंसा ना हो। और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम जगहों पर इसी बात का जिक्र था, यही तस्वीर थी कि हर जगह पुलिस रेंग रही है। पुलिस की सत्ता भारत में नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है, यह थोड़ा समझना होगा। और डेमोक्रेसी को जब आप भूल जाते हैं तभी आप पुलिस राज सत्ता जो है वह पुलिस की मदद लेती है। और डेमोक्रेसी शब्द के साथ हमने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, हमें लगता है आज उसके भीतर जरूर झांकिए, तब हम पुलिस की स्थिति आपको बता पाएंगे। क्योंकि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए गए उसमें बहुत साफ तौर पर रहा गया सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस जो इस देश के नागरिकों की है उसको बेहतर जीवन में तब्दील करना है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कानूनी और प्रशासनिक कार्य को भी लोगों के साथ जोड़ना है। इस बात का भी जिक्र किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व में। हालांकि बीच बीच में इसमें भी अमेंडमेंट्स लाए गए और राज सत्ताओं ने अपने अनुकूल चीजें की। इस देश ने बार बार चीजों को भोगा है और किसान अगर खड़ा हो रहा है तो आज किसान का विस्तार का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसके आंदोलन का यह नया विस्तार है। दिल्ली को नहीं छुएंगे लेकिन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, सीमा पर मिट्टी डालकर फूल और सब्जियां उगा देंगे। यह मैसेज शायद आंदोलन को एक नए तेवर के साथ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है, जिस दिशा में कदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये राकेश टिकैत की काबिलियत भी कह सकते हैं, या ये शख्स राजनीतिक मैदान में उतर चुका है पहले भी, लेकिन अब उसमें एक मैच्योरिटी आई है।
और ये मैच्योरिटी धीरे धीरे हर प्रांत के लोगों को कैसे अपने साथ लेगी, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो जरा समझिए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे लेकिन आजादी के बाद उन्हीं की अगुवाई में संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर को बनाया गया। नेहरू और सरदार पटेल जो थे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो भी कमेटी और सब कमेटी थी उसको वो चेयर कर रहे थे, और इसी तरीके से ये चीजें आगे बढ़नी शुरू होती है। और जब आप इसके आर्टिकल्स को देखिएगा, जैसे आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ पीपुल, बहुत साफ तौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। आर्टिकल 38(2) आर्थिक समानता को दूर करना। आर्टिकल 39 कामगारों का शोषण रोकना। आर्टिकल 39(a) मुफ्त कानून की मदद स्टेट को करनी है। ये सारे काम स्टेट को करने हैं जो बताए जा रहे हैं, जो दर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40 गांव पंचायत के लिए कार्य करना। आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुजुर्ग, बीमारी, इनको आर्थिक मदद देना। आर्टिकल 42 काम के लिए बेहतर कंडीशन पैदा करना। आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में जो हस्तकरघा और उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको भी मदद करते हुए आगे बढ़ाना। और आर्टिकल 48 तो सीधे सीधे खेती यानी कृषि और पशुपालन को आधुनिक तौर पर स्टेट का ही काम है कि उसको आधुनिकतम तौर पे चीजों को डेवलप करें। यह किसी कॉरपोरेट का काम नहीं है। और कॉरपोरेट के हाथ में जब इस कानून के जरिए कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत साफ तौर पर इन कानूनों में लिख दिया गया है, जो कॉरपोरेट इन कानूनों के तहत इन्वेस्ट कर रहा है और जो भी कृषि से खुद को जोड़ रहा है वही बीज की व्यवस्था करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा, बीज भी वही देगा, फर्टिलाइजर भी वही देगा, टेक्नोलॉजी भी यही देगा। स्टेट गायब हो गया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गायब हो रहा है। और जब यह स्थिति गायब होती है तब सवाल होता है कि तब सरकार को शायद पुलिस चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर यूं भी पुलिस नहीं चाहिए। आपको अभी और इस देश को खोखला बनाना होगा, तब आपको पुलिस का साथ चाहिए। और एक तरफ अगर एग्रीकल्चर को आपने दरकिनार कर दिया है तो उसके ठीक समानांतर में आपने इस दौर में एक नई चीज डेवलप की। आपने इस देश के बैंकों को खोखला नहीं किया, बल्कि इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों को अपने अनुकूल करने के लिए जनता का ही पैसा उन्हें देना शुरू किया। बीते 6 बरस में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से जो दिए गए और लिए गए उसको राइट ऑफ कर दिया गया, यानी वह बुक से गायब कर दिया गया। यह कौन सी स्थिति है? इन स्थितियों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक डाटा बता दें, इन 7.5 लाख करोड़ के हिस्से में मत जाइए। सिर्फ मार्च 2020 तब की स्थिति देखिए, उसमें लगभग 61,949 करोड़ रुपए सिर्फ इस देश के 100 जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट है जिन्होंने पैसा लिया, जिसमें मेहुल चौकसी का नाम भी आएगा और भी कई कंपनियों का नाम आएगा। मेहुल चौकसी टॉप पे इसलिए है क्योंकि उन्होंने लगभग 5,071 करोड़ रुपए बैंक से जो लिए थे उसको राइट ऑफ कर दिया गया। क्या आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि हां राइट ऑफ किया गया। विंसम डायमंड दूसरे नंबर पर 3,098 करोड़ रुपए। बासमती राइस मेकर REI एग्रो उसने लगभग 2,789 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। केमिकल फर्म कुडोस केमी 1979 करोड़, 1,979 करोड़ रुपए। यह एक पूरी फेरिस्त है। किंगफिशर विजय माल्या का नाम भी उसमें आता है, 1,314 करोड़ रुपए, वह भी उनके राइट ऑफ कर दिए गए। लेकिन इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए, जब ये खबरें आती हैं कि सरकार पैसे वसूल रही है इन लोगों से, तो किस तरह की खबरें आती हैं? 2 दिन पहले ही एक खबर आई कि मेहुल चौकसी से पैसे की वसूली, उनकी चीजों पर सरकार ने अब कब्जा कर लिया है और वह वसूली कर रही। कैसी वसूली कर रही यह भी जानना चाहिए, क्योंकि जब हमने आपको रकम बताई मेहुल चौकसी की 5,071 करोड़ रुपए, तो जब्त का किया गया, जब्त जो किया गया उसमें मर्सिडीज बेंच कार है, उसमें 1,460 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जो मुंबई के गिरगांव में है, उसमें कुछ घड़ियां हैं, कुछ डायमंड्स हैं, कुछ प्लैटिनियम है, कुछ ज्वेलरीज है, कुछ गोल्ड है, और सब की कीमत लगाई गई 14 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कॉरपोरेट के साथ अगर सत्ता खड़ी है, इस देश की बहुसंख्य सत्ता जिस कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का साथ आपको लेना पड़ेगा, पुलिस को आपको विस्तार देना पड़ेगा। और यह बड़ी धीरे धीरे की प्रक्रिया होती है। एक साथ इस देश में पुलिस सत्ता नहीं आएगी। जो बॉर्डर दिल्ली सीमाओं पर जो मौजूद नजर आ रहा है पुलिस की तादाद, और आज जो 50,000 पुलिस की तादाद इसलिए थी कि आंदोलन कहीं दिल्ली की दिशा में ना बढ़ जाए, जो चक्का जाम की स्थिति है। और इस देश भर के भीतर में भी जो अलग अलग जगहों पर पुलिस की मौजूदगी है,
पुलिस इस देश के आंदोलन को नहीं दबा सकती है, यह भी समझना चाहिए अगर उस देश के भीतर में सारे लोग जुड़ गए हैं तो। क्योंकि पुलिस की तादाद, हमें लगता है यह भी ऑफिशियली आपको जानना चाहिए, इस देश में कुल पुलिस की तादादों की संख्या जो है वह तकरीबन 25,95,000 है, लेकिन एक्चुअली जो पुलिस मौजूद है यानी जिनकी बहाली हुई है उनकी संख्या 20 लाख है। इसी तरीके से एक दूसरा होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। 2019 दिसंबर तक का डाटा सरकार का हमारे पास है, उसके मुताबिक इनकी कुल संख्या तकरीबन 10 लाख है। यानी एक लिहाज से मान भी लीजिए 25 लाख तमाम राज्यों और जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उनकी पुलिस की संख्या, और 10 लाख लगभग सेंट्रल आर्म फोर्स। सेंट्रल आर्म फोर्स में सीआरपीएफ भी होता है, सीआईएसएफ भी होता है, एसएसबी भी होता है यानी सशस्त्र सीमा बल भी आता है, बीएसएफ भी आता है, आईटीबीपी भी आता है, आरपीएफ भी आता है, एनएससी भी आता है, आर्म्ड रिजर्व फोर्सेस भी आते हैं, सभी आते हैं। इन सबको जब मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 10 लाख बनते हैं। 10 लाख ये हैं और 25 लाख पूरे देश भर में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। इनका भी एक बजट होगा, इन पर भी खर्च किया जाता होगा, बिल्कुल खर्च किया जाता है। और इन पर जो खर्च होता है, जो पूरे देश की जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, इन पे तकरीबन खर्च होता है 1,33,324 करोड़ रुपए। यह पूरे देश की पुलिस का जो एक बजट है। और दूसरी तरफ जो आर्म फोर्सेस है, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उसका बजट है लगभग 68,848 करोड़ रुपए। इनमें से ज़्यादातर फोर्सेस नहीं, 90% फोर्सेस को देश के इंटरनल सिक्योरिटी से ही लड़ना है, और इसकी तादाद हर साल के बजट की जब आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 2 लाख करोड़ बैठता है। आप देश के भीतर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन से इस देश की इकोनॉमी पे असर पड़ा होगा, ये फैक्ट है। इस देश के हाईवेज बंद हुए हैं, उससे आवाजाही बंद हुई होगी, ये भी फैक्ट है। इस देश के भीतर में किसान डेवलप हो उसके लिए सरकार अपने तौर पर ऐलान भी करती है, हम तो सब्सिडी भी देते हैं, यह भी एक फैक्ट है। लेकिन जब आप उस पूरे देश के आइन में एग्रीकल्चर को देखिएगा तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। एग्रीकल्चर को सब्सिडी सरकार देती है 80,000 करोड़ का, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें एक लिहाज से वाटर यानी इरिगेशन का हिस्सा आता है। लेकिन इसके पैरेलल में आप ध्यान दीजिए, सरकार सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करती है। एक आंकड़ा हम आपको बतलाते हैं कि सरकार जब सब्सिडी का जिक्र करती है, कॉरपोरेट को जो टैक्स में रियायत दी जाती है, आपने तो यही सुना होगा पिछले साल टैक्स 2019 में टैक्स माफ़ कर दिया गया तो 1,40,000 सरकार के खजाने में कम आए। लेकिन इन जनरल जो कॉरपोरेट को टैक्स माफ़ किया जाता है, ये कमोवेश हर साल 6 लाख करोड़ तक चला जाता है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो टैक्स उनको देना चाहिए वो माफ़ कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, इन 3 के लिए बीते 6 बरस में जो रियायत सरकार ने दी, जो पैकेजेस सरकार ने दिए, और इनसे जो वसूलना था वो जो नहीं वसूला गया, इसके अक्स तले भी एग्रीकल्चर के हिस्से में जो परसेंटेज आता है वो सिर्फ इसकी तुलना में 10 से 12% ही सुविधा आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी नीतियों को लादने के लिए, और नीतियों को लादने के पीछे वो कॉरपोरेट्स और पैसे वाला ही तबका है, या फिर सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें माइनिंग की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए वह उस तबके को बहुत रियायत देती है जो अपने तौर पर पैसा लगाता है और इस दिशा में काम करता है। लेकिन एग्रीकल्चर की मुश्किल क्या है? वहां किसान अपनी मेहनत बहाता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है। और नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसी तरह से कुछ हंसी ठहाका ना लगाए पार्लियामेंट के भीतर ये कहते हुए कि हम खून की खेती नहीं करते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में अगर इस देश के 78,000 किसानों ने खुदकुशी की है तो वो खून से संगे हुए हाथ उनके भी हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी रहे। यह इस देश का एक इकोनॉमिक पॉलिसी का सच है जिसमें इस देश में एग्रीकल्चर को खून पसीने से खुद को समाना ही पड़ता है। और यहीं से एक आखिरी सवाल शुरू होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी इस देश के भीतर में पुलिस सर्विसेज की है, और इतना ही नहीं, हमने उसमें निकालना शुरू किया कि जो इक्विपमेंट्स किसानों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पब्लिक सेक्टर का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर ने ही अपने तौर पर पैसा लगाया, और आज़ादी के बाद से धीरे 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 सरकार का योगदान खेती पर कम होता चला गया। जैसे
खेती की जो विकास दर है वो 3.4% है, लेकिन ट्रैक्टर और मशीनरी जो बिकती है उसकी जो विकास दर है वो 7.2% है। जो लोग रिसर्च करते हुए हैं, जो लोग अपने एग्रीकल्चर से खुद को जोड़ते हैं, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं, उनका लगभग 16% तक चला जाता है विकास दर। ये कौन सी स्थिति, यानी किसान ही अपने तौर पर सबसे अलग थलग कर दिया गया है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस दौर में हर चीज को डेवलप किया गया। आज तो हम पुलिस का ही आपसे जिक्र करेंगे क्योंकि पुलिस ही लगातार रेंगती रही और लगा ऐसे जैसे इस देश में कोई पॉलिटिशियन नहीं बताया। ना होम मिनिस्टर निकल कर बाहर आए जो समझाते किसानों को, ना प्राइम मिनिस्टर निकल कर आए, ना एग्रीकल्चर में निकल कर आए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ना वो पार्लियामेंट्रीज निकल कर आए जिनकी तादाद पार्लियामेंट के भीतर में 147 सांसदों की है जिन्होंने अपने पेशे के आगे खेती लिख रखा है। उसमें से भी कोई निकल कर नहीं आया, सिर्फ पुलिस थी। इधर पुलिस थी, उधर किसान अपना आंदोलन कर रहा था, चक्का जाम कर रहा था। इस पुलिस को डेवलप करने में ऐसे ही वक्त नहीं लगा है। किसी भी देश की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पुलिस को डेवलपमेंट पे भी लगता है। आज की तादाद में लगभग 17,000 पुलिस स्टेशन पूरे देश में है। इनके पास जो व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियों से लेकर मोटरसाइकिल तक, उसकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। जो कंप्यूटर्स हैं वो लगभग 1.5 लाख है। जो सर्वर्स हैं वो लगभग 1,548 है। जो लैपटॉप हैं उनकी तादाद 12,000 से ज़्यादा है। जो सीसीटीवी कैमरा पुलिस अपने लगाती है उसकी तादाद लगभग 4.5 लाख है। पूरे देश भर का जिक्र हम कर रहे हैं। जो स्पीडोमीटर्स जैसे ट्रैफिक को नाचना है, जो स्निफर्स डॉग हैं वह भी लगभग 1,500 हैं। जो ट्रैकर्स डॉग है वह भी लगभग 7,790 हैं। यानी ये पूरी की पूरी स्थिति बतलाती है कि हम हर चीज़ को डेवलप करेंगे लेकिन एग्रीकल्चर की दिशा में हम आंखें बंद कर लेंगे। और उसके लिए जब कानून बनाएंगे तो उसी विजन के साथ बनाएंगे जिस विजन के तहत हमने कंस्ट्रक्शन को देखा है, हमने इंडस्ट्री को देखा है, हमने मैन्युफैक्चरिंग को देखा है, और तो और हमने कॉरपोरेट को देखा है। वही डिजाइन से हम किसानों से भी उसी इकोनॉमिक पॉलिसी में आने के लिए उनको बाध्य करेंगे। लेकिन किसानों का जीवन और कॉरपोरेट का जीवन, किसानों का जीवन और बिल्डर का जीवन, किसानों का जीवन और किसी इंडस्ट्री चलाने वाले का जीवन, व्यापक अंतर है। फिर भी सरकार अगर नहीं समझ पा रही है तो अब एक आखिरी स्थिति में आइए। इस आंदोलन के बाद जो आज 3 घंटे का आंदोलन हुआ, ये मैसेज क्या दे गया? जो पूरे देश में जाम की परिस्थितियां थी, कहीं पुलिस को लाठी नहीं भांजनी पड़ी, कहीं आंसू गैस नहीं छोड़ने पड़े, कहीं पानी की धार नहीं डालनी पड़ी। किसान अपने आंदोलनरत था और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे लेफ्ट की सीपीआई सीपीएम हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी का झंडा आपको कहीं नजर नहीं आया होगा। यह किसानों का आंदोलन था और इसमें सभी समाहित हो गए। यहीं से आखिरी सवाल निकलता है कि जब एक ऐसा आंदोलन जो 3 कानून और एमएसपी को कानून बनाने की दिशा में बढ़ा है, उसके भीतर से निकलते सवाल अगर पॉलिटिकल होते चले जा रहे हैं तो फिर यह समझने की कोशिश कीजिए उसमें धीरे धीरे देश भी अगर समा रहा है, जैसे आज की तारीख में सारी राजनीतिक पार्टियां उसमें समा गई, तो कल को पूरा देश भी अपने अपने मुद्दों के साथ उसमें समाहित हो जाएगा। क्योंकि किसान के परिवार अगर 70% हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है किसी कंप्यूटर फर्म में काम करने वाला कोई लड़का हो, कोई इंटेलेक्ट हो, उसका परिवार भी खेती करता हो, कोई वैज्ञानिक हो, उसका परिवार भी कोई खेती करता हो। और पार्लियामेंट्स के अंदर तो 147 पार्लियामेंट्रीज बैठे ही हैं जिनका पेशा जिन्होंने खेती दिखाया है। और दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारत के इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि भारतीयों की तादाद समूची दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी पार की स्थिति है, वह इंटेलेक्चुअल्स भी क्यों नहीं सोच रहे होंगे भारत में कृषि को लेकर और भारत में एग्रीकल्चर और फार्मर्स को लेकर? जरूर सोचेंगे और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश की पहचान एग्रीकल्चर स्टेट के तौर पर है, वेलफेयर स्टेट के तौर पर है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को लेकर बहस इसीलिए की गई थी कि दरअसल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इसीलिए समाहित किया गया था कि स्टेट को इन पर काम करना चाहिए। और उसमें बड़ी साफ तौर पर थी, आर्थिक असमानता खत्म होगी, अधिकार काम के सबको मिलेंगे, रोजगार सबको मिलेगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे डेवलप हो रही थी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, जो भारत को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और गांधीवादी देश कहने की बात नहीं करती थी, बल्कि उसके पीछे एक सोच थी।
वह सोच अगर पूंजी में तब्दील हो जाए, वह सोच अगर मुनाफे में तब्दील हो जाए, वह सोच सिर्फ पैसे से पैसा बनाने की दिशा में चला जाए, तो किसान मजदूर तो खत्म हो गया। और संयोग से उनकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा है जो सीधे तौर पर मजदूर और किसान है। तो फिर इसीलिए इस आंदोलन की आखिरी खुशबू उस मिट्टी से समझिए जो बिल्कुल गांधीवादी तरीका है। मिट्टी बॉर्डर पे डाली गई है, उसमें फूल नहीं उगाए गए हैं, बल्कि वो खेतों से मिट्टी जब चलकर आई और यहां से मिट्टी जब खेतों में जाएगी तो लोग जमीन से जुड़ाव महसूस करें और उस जमीन की उर्वरता के साथ अपनी उर्वरता को जोड़े और इस देश को सींचे। यही सोच रही है। और यह सोच अगर आंदोलन का हिस्सा बन रही है, यह सोच अगर आंदोलन में सबको समाहित कर रही है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस देश में आंदोलन कम से कम एक सरोकार की भाषा को जीने के लिए तैयार है। तमाम न्यूज़ चैनलों पर जब राकेश टिकैत को आप सुनिएगा तो उसके भोलेपन, उसके गांवरानी बातों को लेकर हो सकता है कि आपको लगे यह क्या बोल रहा है शख्स, लेकिन यही बोली भारत की बोली है, यही हिंदी हार्टलैंड की बोली है, ये उसी जमीन की बोली है जिस जमीन पर राजनीतिक दल कब्जा करने के लिए जातियों में बांटते आए, धर्म में बांटते आए, अलग अलग तरीके से बहकाते आए, अलग अलग मुद्दों को उठाते आए। और आज भी जो रैली हो रही है वो बंगाल में बीजेपी नेता की हो रही है, उसी बंगाल में जिसकी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। और लेकिन वहां पर शब्द क्या बोले जा रहे हैं कि किसान सम्मान निधि इन्हें नहीं मिलता, लेकिन यह बोलने में हर कोई हिचकता है कि किसान सम्मान निधि की राशि प्रतिदिन की कितनी है। जब हर 4 महीने में 2000 रुपए मिलते हैं तो यह सोचने की बात है कि 120 दिनों में 2000 रुपए इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपकी हथेली में चंद सिक्के आएंगे। ये बोलने से ये घबराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल की है, बिहार से बेहतर स्थिति बंगाल की है। यह क्यों नहीं समझती है राजनीति करने वाले। और शायद इस आंदोलन में सवाल ये नहीं है ये 2 अक्टूबर तक चलेगा या फिर आने वाले वक्त में राजनीति में ये अपनी हिस्सेदारी करेगा। ये धीरे धीरे कानून और एमएसपी को कानून बनाने से आगे निकलकर इस देश की राजनीतिक मंत्र को भी अपने में समाहित कर लेगा। यह भी आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में आंदोलन जो 3 घंटे का चक्का जाम हुआ उसमें तमाम राजनीतिक दल गायब नजर आए, सिर्फ किसान ही नजर आ रहे थे। और आने वाले वक्त में यही कहीं राजनीतिक परिभाषा में खुद को ना गढ़ ले, यह स्थिति इस आंदोलन की एक अनूठी सच है, अनूठी सच की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। इसलिए इंतजार कीजिए। और कम से कम पार्लियामेंट के भीतर इस देश के कृषि मंत्री इस बात का जिक्र ना करें कि खून से खेती नहीं करते हैं, और कुछ काला तो बता दीजिए। जब इस देश के सिस्टम में ही कालापन आ गया है तो उस सिस्टम के मातहत बनने वाली कोई भी पॉलिसी के भीतर हम काला क्या खोजें, सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।